हर साल का रोड टू रेसलमेनिया अलग होता है, लेकिन इस बार का रोड टू रेसलमेनिया अलग तो है, लेकिन बहुत कुछ अपने साथ गड़बड़ी भी मचा रहा है। क्योंकि रोड टू रेसलमेनिया डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक ऐसा टाइम होता है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो ओवरऑल एक ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई का हॉट पीरियड रहता है जो कि हर साल में सिर्फ एक बार आता है। एंड वेल ओवरऑल पहले के टाइम के ऊपर साल साल भर पहले ही रेसलमेनिया के प्लान्स डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑलरेडी तैयार करके बैठी हुआ करती थी। लेकिन अब जब रेसलमेनिया इतने नज़दीक आ रही है तो इसके बावजूद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स अनसर्टेन हैं, क्योंकि अभी भले ही इन्होंने रोमन रेंस एंड सीएम पंक का मैच रेसलमेनिया के लिए ऑफिशियल कर दिया हो, लेकिन इसके बावजूद भी बैक स्टेज के ऊपर ये बार बार मीटिंग्स अरेंज करते हैं, रेसलमेनिया का कार्ड कैसा होना चाहिए, कौन सा मैच होना चाहिए। एंड ऐसा भी वक्त आ सकता है कि इन दोनों के मैच के अंदर भी ये कुछ उथल पुथल मचा दें। अब ऑलरेडी एलिमिनेशन चेंबर आ चुका है सामने, तो यहाँ पे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को कुछ करना है, लेकिन इसके ऊपर भी वो फोकस करे या फिर सीधा रेसलमेनिया के ऊपर जंप करे, ये भी डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को पता नहीं है। लेकिन अभी करंटली देखा जाए तो बैक स्टेज के ऊपर माहौल बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड ये सिर्फ मैं रेसलमेनिया की बात ही नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ओवरऑल जितने भी अपडेट्स वगैरह आती है तो आप ये चीज़ डेफिनेटली देखते होंगे कि जो अभी करंटली रेसलमेनिया या फिर जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का बैक स्टेज का माहौल है वो वैसा नहीं है, वो ऐसा इन्वायरमेंट रहा नहीं है कि लोग क्रिएटिव लोग भी आप बात करो या फिर इवन रेसलर्स को भी आप ऐड करो जो कि इतने अच्छे तरीके से करंटली फिट नहीं हो पा रहे हैं बैक स्टेज के ऊपर, वो एक तरीके से काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट माहौल नहीं बन रहा है। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है उसकी भी बहुत ही ज़्यादा गलती हमें माननी ज़रूर चाहिए। लेकिन आप अगर देखोगे तो करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंस एंड सीएम पंक इन दोनों का मैच रेसलमेनिया के लिए ऑफिशियल कर दिया है। अब चलो ये अभी के लिए हम लोग ऑफिशियल मान लेते हैं कि यही फाइनल मैच होगा। एंड अभी करंटली देखा जाए तो इस मैच को हम साइड करते हैं एंड सिर्फ यही एक मैच है जो कि ऑलमोस्ट अब कह सकते हैं फाइनली लॉक अभी के लिए दिख रहा है। लेकिन इसके अलावा और कोई भी मैच ऑफिशियल नहीं है। लिव मॉर्गन चैंपियनशिप अभी फिलहाल चैंपियनशिप के लिए वो चैलेंज करेगी रॉयल रंबल जीतने के बाद, तो वो प्रोबेबली जा सकती है अगेंस्ट स्टेफनी या फिर वो जो स्मैकडाउन की विमेंस टाइटल के लिए भी चैलेंज कर सकती, तो वहाँ पर एक और मैच सेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। एंड बाकी इसके बाद और डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करेगी रेसलमेनिया के, अगर आप थोड़े ट्रिपल एच के एरा से थोड़े आप पीछे भी चले जाओ या फिर अर्ली ट्रिपल एच के कंट्रोल में आने के बाद रेसलमेनिया को आप देखोगे तो अच्छी चीज़ें हुआ करती थी। ट्रिपल एच जब नए नए क्रिएटिव हेड में आ चुके थे तो लोग उनको पसंद कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कुछ अपने आने के बाद क्रिएटिव कंट्रोल्स में कुछ ऐसी चीज़ें करी थी जो कि लोग बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे। एंड वो चीज़ उन्होंने करी, लाइक ब्रे वाइट का रिटर्न करा एंड उन्होंने और भी मल्टीपल लोगों का डब्ल्यूडब्ल्यूई में कम बैक करवाया एंड और भी ऐसी चीज़ें दी, अच्छी स्टोरीज दी जो कि फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे खुद ट्रिपल एच से। लेकिन वो विंस मैकमैन से वैसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है हम कितना भी हाथ पैर मारे इनके सामने विंस मैकमैन हमारी एक भी नहीं सुनेगा। एंड जो लोग ऐसे उस टाइम के ऊपर डिमांड कर रहे थे कि जो हम फैंस बोलते हैं उसकी केयर विंस मैकमैन नहीं करता, हमारी सुनेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ होगा अपना पॉल लेविक यानी ट्रिपल एच। एंड लोगों को यही बात का यकीन ट्रिपल एच ने दिलवाया क्रिएटिव कंट्रोल में आने के बाद। पहले टाइम पर उन्होंने ऑडियंस की सुनी एंड वो एक टाइम बाद ऐसा फेस बन गए कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से छोड़कर अपने माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं एंड बैक स्टेज जो भी अदर क्रिएटिव लोग में बैठे हैं उन सभी से छोड़कर वो फैंस की ज़्यादा सुनने लगी। एंड जो चीज़ स्पेशली ट्विटर सोशल मीडिया पर चलती है वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगे। खैर बात को हम लोग जो ज़्यादा आगे बढ़ाते नहीं, रेसलमेनिया का जो प्लान है तो ये दो तो हम फिलहाल कंफर्म मान सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो ब्रॉक लेसनर भी अपने मंडे नाइट रॉ के अंदर वापस आ रहे हैं। एंड इन्होंने इनिशियली प्लान करा था जनवरी तक की ब्रॉक लेसनर एंड एले नाइट का मैच होगा। अब देखो मैं किसी भी सुपरस्टार को यहाँ पर हेट नहीं कर रहा, किसी भी सुपरस्टार को मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन आप देख लो ब्रॉक लेसनर वर्सेस एले नाइट एक अच्छा मैच ज़रूर है, लेकिन आप उसको ऐसा तो नहीं कंसिडर कर सकते कि ये ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ द मॉल यानी रेसलमेनिया
रेसलमेनिया के लेवल पर होगा। एंड उस टाइम के ऊपर कि जब आपके पास ब्रॉक लेसनर जैसा बड़ा नाम है एंड उसके पास अभी करंटली देखा जाए तो टाइम कम है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर क्या पता इस साल के समर स्लैम में रिटायर हो जाए या फिर पता नहीं कितने और वो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ रहेंगे। एंड दैट मीन जब आपके पास एक ऐसा माहौल, एक ऐसा बंदा है जो कि आपके लिए बहुत टिकटें बिकवा सकता है एंड जिसको आप कंसिडर करते हो अल्फा मेल के नाम पर, उस बंदे को आप ऐसे बंदे के साथ नहीं लड़वा सकते जो कि करंटली डब्ल्यूडब्ल्यू के फैंस के बीच में मोस्ट पॉपुलर बंदा ज़रूर है। लोग डिजर्व करते हैं, लोग कहते हैं कि ये बंदा डिजर्व करता है एंड मैं भी इस बात को डेफिनेटली कंसिडर करता हूँ कि एलए नाइट बहुत कुछ चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यू में डिजर्व करते हैं। लेकिन आप रेसलमेनिया के अंदर एटलीस्ट मेरे ख्याल से उनको ब्रॉक लेसनर के सामने नहीं डाल सकते। एलए नाइट को इससे अच्छा कोई जो है मिड कार्ड टाइटल के अंदर वो इंसर्ट कर सकते हैं एंड उनको चैंपियनशिप विक्ट्री भी दिलवा सकते हैं। एंड वेल मेरे ख्याल से ब्रॉक लेसनर के सामने ये अब ओबा फेमी को ले सकते हैं या फिर क्या पता ये एलए नाइट के साथ ही चले जाएं। गंथर को मेरे ख्याल से वो भी इतना जल्दी नहीं लाना चाहते, क्योंकि वो गंथर के साथ सेफ खेलना चाहते हैं एंड उनको लास्ट के लिए बचाना चाहते हैं ब्रॉक लेसनर को आखिर में रिटायर करवाने के लिए, क्योंकि इनिशियली स्टार्टिंग से इनका बहुत लंबे से प्लान चला आ रहा था। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर सिंपल सी बात यही है कि ये लड़वा सकते हैं या तो ओबा फेमी के साथ में, एंड ओबा फेमी के साथ भी लोग लड़वाएंगे तो मेरे ख्याल से अच्छा मैच हो सकता है। लेकिन आई थिंक मुझे स्टिल पर्सनली कुछ रेसलमेनिया जैसी वाइब नहीं दे रहा। एंड एक रेसलमेनिया में आई थिंक उन्होंने ओमोस के साथ कम्पीट करा था, तो देखा जाए तो अभी करंटली कुछ टाइम से अगर आप देखोगे तो ब्रॉक लेसनर को ये ब्रॉक लेसनर जैसा ट्रीट नहीं करवा रहे हैं। एंड मुझे कभी कभी ये भी जो है चीज़ मैं सोचता हूँ कि विंस मैकमैन कैसा आजकल डब्ल्यूडब्ल्यू को देखकर फील करवाते होंगे, स्पेशली उन्होंने जो अल्फा मेल, उन्होंने जो बंदे क्रिएट करवाए हैं लाइक ब्रॉक लेसनर, सेथ रॉलिंस, जॉन सीना। अब जॉन सीना तो खैर छोड़ दो, लेकिन रूमर रेस वगैरह। लेकिन खैर मेरे ख्याल से ब्रॉक लेसनर को कुछ टाइम से रेसलमेनिया में ऐसा मैच नहीं मिल रहा जो कि वो रेसलमेनिया जैसे स्टेज के ऊपर डिजर्व करते हैं। क्योंकि आप देखो तो मेरे ख्याल से ब्रॉक लेसनर को किसी एक ऐसे बड़ी फील्ड में इनको डालना चाहिए था जो कि लॉन्ग टर्म की भी वो कुछ फील्ड हो सकती थी। रॉयल रंबल से ये फील्ड को स्टार्ट करवा सकते हैं, लेकिन खैर अब वक्त हाथ से निकल जा चुका है। तो मुझे लगता है कि अभी उल्टा ये मेन टाइटल पिक्चर में रेसलमेनिया के मेन इवेंट्स में क्या करना है, इनके बीच में इनके इतने ज़्यादा पंगे हो रहे, तो कहाँ ये ब्रॉक लेसनर को करंटली टाइम देंगे एंड ब्रॉक लेसनर के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। देखो मुझे नहीं लगता है कि ये ब्रॉक लेसनर के बारे में ज़्यादा कुछ ध्यान वगैरह देंगे, या तो एलए नाइट या फिर ओबा फेमी के खिलाफ उनको डाल सकते हैं। एंड उनका ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट मैच होना, वो एलिमिनेशन चेंबर में एंटर करके चेंबर जीत जाएंगे एंड मैकिंटायर के साथ उनका रेसलमेनिया का रीमैच हो जाएगा क्राउड के सामने। ये तो चीज़ भूल ही जाओ, क्योंकि मुझे लगता नहीं इतना एडवांस अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का दिमाग स्पेशली क्रिएटिव टीम के पास अभी करंटली है। एंड मान लो एक आध बंदा भी उस टीम में से उठ के ये आइडिया सजेस्ट करता है या फिर ये मान लो आइडिया भी अपना जो है कहता है, तो लोग उसके ऊपर हंसेंगे एंड ट्रिपल एच इस आइडिया को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि अभी करंटली कुछ ऐसा ही माहौल चल रहा है इनके बैक स्टेज के ऊपर। तो खैर ब्रॉक लेसनर को साइड करते हैं, लेकिन वेल बुरा भी लग रहा है ब्रॉक लेसनर के बारे में। एंड उल्टा मुझे यही डेफिनेटली चीज़ पता चल रही है कि मुझे लगता है ब्रॉक लेसनर पक्का इस बार रेसलमेनिया में हारेगा, चाहे एलए नाइट हो चाहे हो अपने ओबा फेमी, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यू से फीलिंग आ रही है। कुछ टाइम बाद फिर 1.5-2 महीने बाद ब्रॉक लेसनर गायब होंगे, पर समर स्लैम में बैकलैश के अराउंड के बाद इनके दिमाग में आ जाए कि मनी इन द बैंक वगैरह, तो ब्रॉक लेसनर को फिर बुलवाएंगे। तो खैर अब चलो नेक्स्ट थोड़ी बात करते हैं। तो करंटली मेरे ख्याल से आगे जो चीज़ हो सकती है वो तो कोई टैग टीम के लिए मैचेस वगैरह हो सकते हैं। उसोस वगैरह अपनी मल्टीपर्सन टैग टीम मैच में टाइटल्स डिफेंड करवा सकते हैं, ऐसी चीज़ हो सकती है। एंड वेल मुझे यहाँ पर लगता है शायद शार्लेट फ्लेयर एंड अलेक्सा ब्लिस जो है या फिर टाइटल्स हार सकती है या फिर अपनी अगेंस्ट के अंदर रेसलमेनिया में कम्पीट कर सकती है, या फिर सीधा इनका ब्रेकअप रेसलमेनिया के स्टेज पर हो सकता है। तो मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें हो सकती हैं। एंड मेरे ख्याल से पर्सनली मैं कह सकता हूँ कि अभी ये अपडेट आई थी या फिर ये एक स्टैट आया था कि रेसलमेनिया अराउंड 36 के बाद अलेक्सा ब्लिस ने रेसलमेनिया में कम्पीट भी नहीं करा। मतलब खैर मेरे ख्याल से अब जब अभी टाइम बहुत गुजर चुका है एंड अलेक्सा ब्लिस, शार्लेट फ्लेयर, बेकी लिंच वगैरह अभी करंटली जो कुछ टाइम पहले फीमेल टैलेंट्स के अंदर कुछ ऐसे टैलेंट्स थे जिनके लिए लोग भी पागल हुआ करते थे, स्पेशली विमेंस डिवीजन को भी देख रहे थे। अब विमेंस डिवीजन मान लो एक बहुत ही साइड लाइन आउटडेटेड
WWE के लिए करंटली एक जो है कैटेगरी बन चुकी है। एंड स्पेशली ऐसा हो जाए कि जो है शार्लेट फ्लेयर अभी लग रहा है सबको अटैक कर सकती है अलेक्सा ब्लिस के ऊपर। एंड मेरा पर्सनली ये चॉइस है कि अलेक्सा ब्लिस को टर्न डाउन करना चाहिए शार्लेट फ्लेयर के ऊपर। एंड फिर एक बार अलेक्सा ब्लिस का गॉडेस वाला कैरेक्टर वापस लाना चाहिए। वो 2018-19 का जो अलेक्सा ब्लिस का कैरेक्टर था वो गोटेड पीरियड था अलेक्सा ब्लिस के पूरे WWE के करियर का। एंड मानना चाहिए बात हर एक इंसान को जो कि WWE के अंदर, आप इस चीज़ को भी नोटिस कर रहे होंगे कि जो अलेक्सा ब्लिस का वो गॉडेस वाला टाइम था वो बहुत कमाल का था एंड इनसेन, वो पीक था। एंड लोग उस टाइम को फिर एक बार देखना चाहते हैं। एंड वैसे लगता तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेन सुपरस्टार्स की ही अभी फ़िलहाल मैचेस के जो है देखे किस तरीके से हालात हैं, तो कहाँ पर ये वुमेन्स डिवीज़न के बारे में इतनी केयर करेंगे। तो खैर उधर दूसरी तरफ देखा जाए तो एक सबसे बड़ा अब बंदा आता है जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन एक और चीज़ होती है कि रेसलमेनिया के अंदर आप ऐसे बड़े मैचेस बुक करते हो। लाइक अभी कुछ रिसेंट टाइम्स की मैं बात करूँ, थोड़ा साल पीछे जाओ तो आपने देखा होगा रेसलमेनिया के अंदर डीमन फिन बैलर एंड अपने ब्रूड एज का मैच जो कि हुआ था हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर मैच, वो काफ़ी कमाल का था। एंड आई थिंक इसके बाद इन्होंने हेल इन अ सेल मैच करा भी नहीं, जो कि ड्रू मैकिंटायर का ही था अगेंस्ट CM पंक। एंड आई थिंक उसके बाद कभी मैच हुआ भी पता नहीं है। लेकिन वेल मेरे ख्याल से देखा जाए तो यहाँ पर WWE वालों को स्पेशली जो ऐसे जो मैचेस होते हैं लाइक बेस्ड थीम के ऊपर वो WWE को करनी चाहिए। आप कह सकते हो कि अब WWE नो होल्ड्स बार्ड कर सकती है, फॉल्स काउंट एनीवेयर कर सकती है, एक्सट्रीम रूल्स मैच कर सकती है, स्टील केज मैच कर सकती है। तो ऐसे इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, क्योंकि रेसलमेनिया के ऊपर ही आप स्पेशल ओकेजन्स पे ये चीज़ करवाते हो, तो ये भी एक अच्छा चॉइस है। लेकिन मुझे लगता नहीं WWE वाले ये भी कोई चीज़ को ऐड करना चाहेंगे। एंड आप देखोगे तो रेसलमेनिया के लिए कुछ WWE हर बार ऐसी स्टोरीज बचा के रखती है जिनके बीच ना ही कोई टाइटल इन्वॉल्व होती है एंड ना ही कुछ इनके बीच में जो है चैंपियनशिप के लिए कोई जंग होती है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के बीच में दुश्मनी ये WWE वाले जो हमें दिखाते हैं कि किस तरीके से हमें दिखाई देती हैं, जो कि लॉन्ग टर्म से चली हुई आ रही हैं। एंड आप देखोगे तो अभी फिलहाल कुछ ऐसी स्टोरीज होती है लाइक जैसे कह सकता हूँ एज एंड फिन बैलर की भी जो स्टोरी थी जजमेंट डे की, वो कब से चली आ रही थी लेकिन फाइनली उसको रेसलमेनिया में जाके एंड मिला। तो ये कुछ ऐसी स्टोरीज वगैरह होती हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से WWE को एक अच्छा ऐसा मैच अब तो कोई ये बनाने से रही नहीं, क्योंकि इनके पास अभी करंटली कोई ऐसी स्टोरी भी नहीं है जो कि ऐड करवाए रेसलमेनिया के स्टेज के ऊपर, जो कि किसी टाइटल फ्यूड से भी बड़ी वो फ्यूड हो जाती है। जो कि लाइक आप अगर रोमन रेंस को ऐड करते किसी फ्यूड में बिना टाइटल के, तो भी बंदा रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर सकता है, क्योंकि रोमन रेंस के पास वो स्टोरी होती है एंड हर एक वो चीज़ होती है जो कि बिना टाइटल की भी उस फ्यूड को और भी ज़्यादा बड़ा बना देती है। लेकिन खैर मैं जो कह रहा था कि उस बंदे के ऊपर आएंगे तो वो बंदा है और कोई नहीं बल्कि अपने ट्रिपल एच का वन ऑफ दी बेस्ट फेवरेट सुपरस्टार, यानी कि अपने दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। एंड पहले तो कोडी रोड्स आप ये बात अब कंफर्म ही मान लो कि कोडी रोड्स जीतेंगे एलिमिनेशन चेंबर, क्योंकि कोडी रोड्स आप अगर देखोगे तो एलिमिनेशन चेंबर में जा रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कोई एक मैच हो जिसके अंदर कोडी रोड्स ऐड हो जाए एंड वो हारे ही ना, एक्सेप्ट ड्रू मैकिंटायर वहाँ पर पहुँच जाए। तो ऐसी चीज़ मेरे ख्याल से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि कोडी रोड्स का हारना, वो भी एलिमिनेशन चेंबर में। एंड अब देखो WWE के प्लान्स थे कि कोडी रोड्स जेकब फार्टो एंड ड्रू मैकिंटायर का मैच करवाए रेसलमेनिया के ऊपर। तो खैर मुझे लगता है ये इसी प्लान्स के साथ जा सकते हैं। एंड ड्रू मैकिंटायर की भी क्या चले कि वो जेकब फार्टो को भी आड़े हाथों ले ही लेते हर एक स्मैकडाउन में। लेकिन खैर उसकी स्टोरी भी अधूरी रह गई कि बंदे के ऊपर किसने अटैक करा था, वो उस बंदे को आज तक पता नहीं है। लेकिन वेल ऐसे WWE हर बार जो है भूलने की बीमारी उनको हो जाती है स्टोरीज की। लेकिन मुझे लगता है पर्सनली ड्रू मैकिंटायर अगर एंटर हो जाते हैं गलती से मैकिंटायर कि वो अटैक करते हैं अपने इस बार कोडी रोड्स को, तो वो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। एंड मुझे लगता है कि यहाँ पर इस वाले मैच के अंदर कोडी रोड्स को जीतना नहीं चाहिए। लेकिन खैर ये तो चीज़ हमें पता ही है कोडी रोड्स जीतेगा, लेकिन स्टिल हम यही मानते आ रहे हैं कि कोडी रोड्स को जीतना नहीं चाहिए। लेकिन खैर मुझे लगता है एलिमिनेशन चेंबर में दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो जीत सकते हैं अपने कोडी रोड्स या तो हार सकते हैं कोडी रोड्स, या फिर इससे बड़ी चीज़ कोई होगी नहीं। एंड कोडी रोड्स जीते तो डेफिनेटली एंड ये इस तरीके से होगा कि कोडी रोड्स जीतेंगे
एंड बाकी वो जाएंगे रेसलमेनिया में। बाकी वही जेकब फाटू की बात है तो क्या पता इनको ऐड भी कर दे या फिर, ये तो खैर चीज़ पता नहीं। लेकिन मुझे लगता है अगर कोडी रोड्स हारते हैं तो ड्रू मैकिंटायर ज़रूर यहाँ पर ऐड होंगी एंड ड्रू मैकिंटायर का ही बड़ा रोल होगा अपने इस बार हराने में कोडी रोड्स को, या फिर जेकब फाटो की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। बाकी रैंडी ऑर्टन की बात है तो मुझे लगता नहीं कि ये रैंडी ऑर्टन को रेसलमेनिया के अंदर किसी टाइटल फ्यूड में डालेंगे। ढंग से उनकी रॉ स्मैकडाउन पे बुकिंग नहीं कर रहे तो कहाँ उनको रेसलमेनिया के ऊपर टाइटल पिक्चर में इंसर्ट करेंगे। बंदा अब मुझे लगता है रिटायर हो जाएगा लेकिन उस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को खोना नहीं छोड़ेगा। लेकिन खैर मुझे पता नहीं ड्रू मैकिंटायर एंड अपने रैंडी ऑर्टन की स्टोरी भी कब होगी। कोडी रोड्स एंड रैंडी ऑर्टन की स्टोरी में मुझे लगता नहीं जल्दी होगी, लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल से रेसलमेनिया के अंदर मैच हो सकता है। एंड अगर रैंडी ऑर्टन किस तरीके से आ जाए तो वो और अच्छी बात हो जाएगी, लेकिन वो चीज़ मेरे ख्याल से होगी नहीं। एंड नाइट 1 का मेन इवेंट को सेट हो जाएगा। कोडी रोड्स 101% होंगे रेसलमेनिया नाइट 1 के मेन इवेंट में, भले ही वो एंटर करे एज अ चैंपियन और एज अ चैलेंजर। क्या पता ये इस बीच का ही रोड टू रेसलमेनिया में ड्रू मैकिंटायर से अपने कोडी रोड्स को ही टाइटल दिलवा दे। कुछ भी चीज़ें कर सकती हैं, लेकिन खैर मुझे लगता है कोडी रोड्स एंटर करेंगे रेसलमेनिया में एज अ चैंपियन, एज अ चैलेंजर, लेकिन वो रेसलमेनिया से बाहर जाएंगे एज अ चैंपियन। ये मुझे बात लगती है 100% कन्फर्म है। एंड इन सब के बीच घसीटा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रू मैकिंटायर को। बंदे के पास वो हर एक चीज़ है जो करंट टाइम में उसको हर एक सुपरस्टार से बढ़िया बना रहा है। एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि WWE में एक सुपरस्टार कैसा होना चाहिए, लेकिन हर बार वो वेस्ट होता जा रहा है। एंड कई चीज़ें भी इसके पीछे है, लेकिन खैर मुझे लगता है बेचारा ड्रू मैकिंटायर को एज अ ट्रांजिशनल चैंपियन ही यूज़ करेंगे। एंड ड्रू मैकिंटायर अब जब इस बार मुझे लगता है रेसलमेनिया के बाद टाइटल पिक्चर से पूरे तरीके से बाहर हो जाएंगे, एंड मुझे लगता है ड्रू मैकिंटायर फिर एक बार इतनी जल्दी कभी चैंपियनशिप फ्यूड में एंटर हो भी जाएंगे। लेकिन खैर रेसलमेनिया के नाइट 1 में अपने कोडी रोड्स 101% होंगे नाइट 1 के मेन इवेंट में, एंड वो वॉक आउट करेगी एज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। एंड इसके बाद नाइट 2 की बात है तो रोमन रेंस एंड सीएम पंक का मैच होगा। एंड पता नहीं यहाँ पर ये क्या चीज़ें करेंगे, लेकिन खैर एक और स्टोरी है जो कि है अपने ब्रॉन ब्रेकर की एंड अपने सेथ रॉलिंस की। एंड मुझे लगता है कि एक ऐसी स्टोरी हो सकती थी WWE के पास में जिसको ये काफ़ी बढ़िया तरीके से बिल्ड कर सकते थे। जैसा मैंने कहा कि विदाउट टाइटल फ्यूड्स भी बहुत बड़ी कभी कभार हो जाती है, क्योंकि राइवलरीज बहुत ही ज़्यादा पर्सनल वे में भी चली जाती हैं एंड उनके पीछे पीछे कुछ बहुत बड़ी स्टोरीज होती है। तो सेम चीज़ मैं कह सकता हूँ कि अपने सेथ रॉलिंस की विजन के साथ होने वाली थी। एंड जो मिस्ट्री मास्क मैन भी अटैक कर रहा है तो वो भी चीज़ काफ़ी अच्छे से इंसर्ट हो गई, लेकिन मुझे लगता नहीं अब स्टोरी का कुछ ज़्यादा हो पाएगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अपने सेथ रॉलिंस भी इंजर्ड हो गए पहले ही, एंड ऊपर से अपने ब्रॉन ब्रेकर भी आउट ऑफ नोवेयर वो भी अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए। तो आई थिंक अब मेरे ख्याल से ये चीज़ मुश्किल है कि दोनों रेसलमेनिया के एग्जैक्ट टाइम के ऊपर ही दोनों आ जाए वापस। एंड क्या पता कोई ओपन चैलेंज दे, ये भी चीज़ हो सकती है। अगर दोनों उसी नाइट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी, लेकिन वो एक जो स्टोरी बिल्ड करने की चीज़ होती है वो एक अधूरी रह जाएगी। एंड इसके बाद भी ये स्टोरी एक्सटेंड करेंगे टिल समर स्लैम, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन एक बहुत अच्छी स्टोरी हो सकती थी, अच्छा मौका था, सारी चीज़ें परफेक्ट थी, लेकिन सेथ रॉलिंस मेरे ख्याल से बंदे को डेफिनेटली कोई ना कोई शाप लगा है किसी का, क्योंकि जब सेथ रॉलिंस के करियर में गोल्डन टाइम आता है, सेथ रॉलिंस का पीक टाइम आता है, सेथ रॉलिंस टॉप के ऊपर होते हैं, हर बार बंदे को कोई ना कोई इंजरी अपने आप बुला ही लेती है। तो खैर लेकिन मेरे ख्याल से ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं। एंड आई थिंक रेसलमेनिया जो कि हम देखते हैं WWE कैसे ना कैसे बुक तो करेगी ही, उसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें रेसलमेनिया बुक अच्छे से नहीं होते हुए दिखाई देगी। कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से ये मैचेस तो बना देंगे, लेकिन वो बिल्ड किस तरीके से होती है, वो रोमन रेंस एंड सीएम पंक के बीच में किस तरीके से प्रोमो बैटल होती है, किस किस सुपरस्टार को किस किस पर्सनल वे में जाकर ये एक दूसरे को जो है घसीटते हैं, वो चीज़ देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। एंड क्या विंस मैकमैन का यहाँ पर रेफरेंस होगा क्या इसके अंदर, एजे ली एंड रोमन रेंस की पूरी ब्लड लाइन
द रॉक का रेफरेंस हमें दिखाई देगा, ये चीज़ देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा करेगी। एंड यही चीज़ होती है जो कि एक स्टोरी को बहुत ज़्यादा पर्सनल बनाती हैं। एंड मुझे लगता है कि यहाँ पर डेफिनेटली दोनों के बीच माइक वर्क्स काफ़ी तगड़े होंगे एंड पाइप बॉम्ब्स भी एक दूसरे के ऊपर ये गिराएंगे। लेकिन वेल मुझे लगता है आई थिंक रेसलमेनिया जब हम देखेंगे तब नाइट 1 एंड नाइट 2 के बाद थोड़े ओपिनियन अलग वगैरह हो सकते हैं। एंड खैर मेरे ख्याल से आप शो कितना भी अच्छा बुक कर लो, आप शो के ऊपर कितनी ही बढ़िया एक से एक बढ़िया मैचेस बुक कर दो, लेकिन इसका आउटकम भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करता है। क्योंकि आपके पास इतना बड़ा बहुत तगड़ा कार्ड हो रहा है रेसलमेनिया का, लेकिन आपने अच्छी चीज़ें ही बुक नहीं करी, अच्छा एंड ही नहीं दिया, तो डेफिनेटली लोग आप क्रिटिसाइज ज़रूर करेंगे। एंड आई थिंक दोनों में से एक नाइट के ऊपर ये चीज़ मेरे ख्याल से हो सकती है। फैंस बैकलैश डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज़रूर देंगे, स्पेशली ट्रिपल एच को। एंड वेल ये मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें हो सकती हैं। एंड हमने ऐसा सोचा था उससे भी ऊट पटांग चीज़ें रोड टू रेसलमेनिया में हो रही हैं। एंड बस अब वेट करो, और भी बहुत टाइम है। एंड देखते हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इस बार क्या उथल पुथल मचाते हैं रोड टू रेसलमेनिया एंड स्पेशली रेसलमेनिया की ग्रैंड स्टेज के ऊपर। बाकी वेल आखिर में मुझे एक बात याद आई कि अभी बात करते करते कि जॉन सीना ने कहा था कि अपने रिटायरमेंट होने से पहले कि लोग बस कुछ टाइम तक उस चीज़ को याद रखेंगे एंड कुछ टाइम बाद भूल जाएंगे लोग कि जॉन सीना रिटायर्ड हो गया था। एंड दुख अभी भी है लोगों को जॉन सीना के रिटायर्ड होने का। एंड क्या आई थिंक मेरे ख्याल से जॉन सीना ने सही बात कही थी। वेल आपको ओपिनियन क्या है कमेंट में ज़रूर बताना।